नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस। चलिए थे हमारी 9वीं की क्लास और सब्जेक्ट था भारत और समकालीन विश्व। बात हो रही थी फ्रांस की क्रांति की, जो पिछले काफ़ी वीडियो से हम पढ़ते आ रहे हैं और ये जो चैप्टर है काफ़ी लंबा है, तो हम इसको इतनी लंबा होने के बावजूद स्टोरी फॉर्म में पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। अब जब हमने इसके 2-4 टॉपिक पढ़ लिए हैं, पृष्ठभूमि पढ़ ली, इसकी कारण पढ़ लिए हैं, जो दार्शनिक कहते हैं फ्रांस की क्रांति की वो पढ़ लिए थे। अब चल रही थी हमारे प्रमुख घटनाएं। फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में 4 घटनाएं पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे आगे की जो घटनाएं, तो पिछली अपनी घटनाएं थी कौन कौन सी, एक बार फिर उनको मैं एक बार उनके बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। देखो, फर्स्ट में अगर प्रमुख घटना की बात करें तो वो एस्टेट जनरल की मीटिंग, सेकेंड में जो टेनिस कोर्ट की शपथ थी वो पढ़ लिया था हमने, थर्ड था अपना बास्तिल का जो पतन है, बास्तिल किले का पतन है, किन किन कारणों से हुआ वो पढ़ लिया था। अब फोर्थ था अपने पास जो नागरिक सभा या कह सकते हैं हम राष्ट्रीय रक्षा दल, उसकी निर्माण, उसकी क्या क्या प्रोसेस थी, उसके कौन कौन की किसने किसने नेतृत्व किया था वो पढ़ लिया था। अब अपना 5वां पॉइंट आता है कि संविधान सभा और मानवाधिकार की घोषणा। देखो, जब वो विरोध हुआ था फर्स्ट और सेकंड वालों के और थर्ड वालों के मध्य में, तब वहाँ पे संविधान निर्माण की बात को लेकर एक क्रांति हो चुकी थी। तो बाद में क्या हुआ कि संविधान निर्माण हो गया था। उस क्रांति के बाद फिर संविधान निर्माण करना पड़ा संविधान सभा का, उसके बाद मानवाधिकार को भी घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, अब जब इसकी घोषणा, इसमें क्या होता है मानवाधिकार में कि जब सभी जो यहाँ के जो लोग हैं उनमें समानता का और जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो समान रूप से लागू किए गए थे। तो ये कौन सा हुआ, मानवाधिकारों की घोषणा। अब देखो, ये जो किन कारणों से या किन तथ्यों से प्रभावित थी, जो संविधान बना वो किन तथ्यों से प्रभावित था। तो उससे पहले फर्स्ट में बात करें हम अमेरिकी जो क्रांति हुई, एक तो इससे प्रभावित था और एक हमने दार्शनिक में पढ़ा था रूसो, और उसमें भी पढ़ा था हमने कि उसकी जो पुस्तक थी कौन सी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमेशा वो समझौतावादी सिद्धांत दिया करता था। और एक उसने डेफिनेशन दी थी कि जो प्रकृति में मनुष्य ने जन्म लिया है वो स्वतंत्र रूप से लिया है, और जो प्रकृति में जो मनुष्यों को संसाधन उपलब्ध कराए वो भी एक समान रूप से करवाए। फिर भी इन्हीं कारणों से उसकी जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो चुकी है और पीढ़ियों में जगड़ चुकी है उसकी स्वतंत्रता। तो ऐसा आखिर क्यों, ऐसे सिद्धांत रूसो ने दिए थे। तो हम इस संविधान का जो आधार है प्रभावित किससे प्रभावित है, तो इन दोनों चीज़ों से ये संविधान प्रभावित था। ठीक है दोस्तों, ये 5th वाला पॉइंट हो गया। आप जब बात करते हैं व्यवस्था सभा की, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब इस संविधान सभा के जो सदस्य थे, जब किसी के हाथ में सत्ता या राज्य आ जाता है तो वो अपनी मर्जी चलाने लगता है। इस जगह भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो यहाँ के जो सदस्य थे संविधान सभा के, तो इनके पास राज्य आ गया था या राज्य की जो व्यवस्था थी इनके हाथ में थी, तो इन्होंने अपनी मर्जी चलाई और संविधान सभा की जगह इन्होंने व्यवस्था सभा की स्थापना कर दी। तो जब इसकी स्थापना हो चुकी थी तो इसका तो भंग होना तय था। तो इसका जो कार्य था, इसका जो समय था 1789 से 1751। अब जब इसका निर्माण हुआ तो इसका निर्माण कब हुआ, तो 1751 में। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि व्यवस्था सभा की स्थापना कब हुई, तो हम बात करेंगे 1751। ठीक है, अगर इसके सदस्य, अगर व्यवस्था सभा बनी तो उसके कुछ सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या थी 745। अब आगे चलकर ये भी जो सदस्य हैं ये 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से ग्रुप, बात करें फर्स्ट, देखो 2 ग्रुप मैंने यहाँ बता रखे, 2 दल बता रखे थे, इनकी जो विचारधारा के आधार पर इनका बंटवारा हो चुका था। फर्स्ट वाला ग्रुप था अपना, दल था वैध राज्य सत्ताधारी, और सेकंड था अपना गणतंत्रवादी या जिसे हम कह सकते हैं उग्रवादी। ये वाला था जो उदारवादी था, ये हमेशा वैध राज्य सत्ताधारी क्या होता था कि युद्ध की समाप्ति चाहता था। ये युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, ये कट्टरवादी मतलब समर्थक था, जो संविधान की जो शर्तें हैं, धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, ये हमेशा उनका समर्थन करता था और उसी के अनुरूप शासन चलाने की जो मांग है उसकी हमेशा यही मांग रहती थी। और इसका जो मत था हमेशा वैध राजतंत्र की स्थापना के लिए हमेशा अपना जो पक्ष है हमेशा यही पक्ष रखता था कि जो स्थापना हो वैध राजतंत्र की स्थापना। अब जो सेकेंड की बात करें
गणतंत्रवादी, तो ये हमेशा युद्ध के पक्ष में रहता था और इसके जो स्थापना या जो राज्य की थी मांग हमेशा रहती थी गणतंत्र राज्य की स्थापना हो। अब देखो ये गुट अलग हो गया, ये गुट अलग हो गया, ठीक है। अब जब किसी गुट का या किसी दल का प्रभाव अधिक हो जाता है तो उसमें भी बंटवारे होने की काफी संभावना हो सकती है। देखो यहाँ पे भी इस जो था दल, इसमें इसका प्रभाव काफी बढ़ चुका था, इसके कारण इसके दो टुकड़े फिर से दो ग्रुप बन चुके थे या दो दल फिर इसके दो बन चुके थे। तो फर्स्ट वाला कौन सा था, ज़ीरोनिस्ट, और सेकंड वाला था जैकोबियन। देखो नाम थोड़े अजीब से हैं, एक दो बार पढ़ेंगे तो नाम आसानी से हम बोल सकेंगे। देखो ज़ीरोनिस्ट और जैकोबियन, अब इनको क्यों, इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, आगे देखते हैं कि इनको ज़ीरोनिस्ट क्यों कहा गया। तो ये इसलिए कहा गया कि उस समय एक ज़ीरोन प्रांत था, तो ये जो ज़ीरोन प्रांत से संबंधित थे या वहाँ के जो लोकल थे, इसी कारण इनको ज़ीरोनिस्ट कहा गया। ज़ीरोन प्रांत थे इसलिए इनको ज़ीरोनिस्ट कहा गया था। ये सुशिक्षित या इनको व्यवस्थित कहा जाता है या कह सकते हैं कि ये सुसंस्कृत थे, शिक्षित थे, और इनके पास क्या है कि जो राजनीतिक ज्ञान था वो इनके पास काफ़ी कमी थी। इसी कारण ये हमेशा युद्ध के समर्थन में रहते थे। और जो भीड़ थी पेरिस की, तत्कालीन जो भीड़ थी, उन पे इसका कोई कंट्रोल नहीं था, या कह सकते हैं कि जो भीड़ होती थी इन पे इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता था, और ये हमेशा युद्ध के समर्थन में रहते थे। अगर इनके प्रमुख नेता की बात करें तो नेता थे इसके थॉमस पेन, फेसियो और स्नान। कौन कौन से, एक बार फिर बता दो, थॉमस पेन, फेसियो और स्नान इसके जो प्रमुख नेता थे। किसके, ज़ीरोनिस्ट के जो प्रमुख नेता थे हमने देख लिया। अब बात करते हैं जैकोबियन। जैकोबियन एक ग्रुप था, फर्स्ट वाला ये ग्रुप और सेकेंड वाला ये ग्रुप, या हम दल कह सकते हैं। देखो इसको जैकोबियन क्यों कहा गया, जैकोबियन इसलिए कहा गया है क्योंकि उस तत्कालीन समय में एक चर्च थी जिसका नाम था जैकोब। यहाँ पर ये लोग क्या है कि गुप्त रूप से सभाएं करा करते थे। जब सभाएं होती थी इसलिए जब इस चर्च में इसकी सभाएं होती थी इस कारण इनको जैकोबियन कहा गया, ठीक है। अब जब ये भी एक सुशिक्षित या कह सकते हैं कि इनकी जो नीतियां थी काफी अच्छी थी, इसके कारण जो पेरिस की भीड़ थी तत्कालीन, इसमें इनका नियंत्रण था, और कह सकते हैं कि जो इनके आदेश थे या इनके जो भी आदेश निकलते थे तो पेरिस की जो भीड़ थी वो इन आदेशों की पालना करती थी। और इनका जो तत्कालीन समय में जो क्रांति हो सकती है, जो उपद्रव हो सकते हैं, इन पे काफ़ी अच्छा नियंत्रण था। ये उनको कम करने या बंद करने की क्षमता रखते थे, ठीक है। इसके सदस्य मैंने पहले बता दिए, अनुशासित थे और युद्ध के पक्ष में नहीं रहते थे। ये हमेशा बैठ के बात करने में विश्वास करते थे। इसके जो प्रमुख नेता थे दांते और रोबेस्पियर, ठीक है दोस्तों। आज यहीं तक।